मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत कार्नेलिया के चरित्र को मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी यह जानते हैं कि स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए चंद्रगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करना अपेक्षित है। यह पुस्तक राष्ट्रीय भावना से प्रभावित पुस्तक है। खासकर जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं, उनमें अधिकांश गुप्तकालीन इतिहास से संबद्ध है, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी, अजातशत्रु जैसे जो नाटक लिखे गए, उनमें उनकी राष्ट्रीयता की भावना तो प्रमुख थी ही। उनको गर्व था कि यह हमारे स्वर्णिम इतिहास के भाग का अंश है, इसलिए इसका प्रस्तुतिकरण भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के लिए आवश्यक है। अब मैं अपने मूल विषय पर आ रहा हूँ, कार्नेलिया के चरित्र के बारे में। कार्नेलिया भारत की नायिका नहीं है, भारत की बेटी नहीं है। वह अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, जो भारत के दर्शन के लिए अपने सैन्य शिविर के साथ भारत में आगमन कर चुकी है। वह चाहती है भारत के धर्म, दर्शन, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास को नज़दीक से देखा जाए। उसने अपने गृह क्षेत्र में भी सुना था कि भारत एक विशिष्ट प्रदेश है, जिसकी संस्कृति, सभ्यता और वहाँ की मनोवृत्ति अन्य राष्ट्रों से भिन्न है। यहाँ आकर के वह आचार्य दांडयायन और आचार्य चाणक्य के यहाँ दीक्षा प्राप्त करने का प्रयास करती है, विशेषकर दांडयायन से, जो भारतीय ऋषि परंपरा में एक विशिष्ट ऋषि हैं। कार्नेलिया अपने पिता सेल्यूकस से बार बार प्रश्न करती है कि भारत पर आक्रमण करने का औचित्य क्या है, किस लिए आप भारत से लड़ना चाहते हैं। हमारा देश इस देश से बहुत दूर है, हम भारत को अपना शत्रु नहीं समझ करके, मित्र समझ करके क्यों नहीं व्यवहार करते हैं। आप क्यों अपनी सीमा का विस्तार भारत वर्ष तक करना चाहते हैं। सेल्यूकस गोल मटोल जवाब देता है। वह कहता है कि भारत के अहंकार के दर्प को कुचलने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, और शीघ्र ही भारत को हमारी सेना पराजित करेगी। तो जो कार्नेलिया है,
वह अपने गुरु के द्वारा दिए गए एक भारत के वैशिष्ट्य से संबद्ध गीत को कंठस्थ कर रहे सिंधु नद के किनारे। यह आश्चर्य है कि आक्रमणकारी राजा का सेनापति आक्रमणकारी राजा के सैन्य बल को निर्देशित और प्रभावित करने वाला होता है। उसकी बेटी जिस राष्ट्र पर आक्रमण किया जा रहा है उस राष्ट्र के महिमा से युक्त पद का पाठ कर रही है, उसे कंठस्थ कर रही है सिंधु नद के किनारे। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ पे निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो यह जो सरसतामरस गर्भ व्यापर नाच रही तरुशिखा मरोहर, ऐसे ऐसे जो भाव हैं भारत की विशिष्टता के सूचक हैं और इसका वह पाठ कर रही है, इसे कंठस्थ कर रही है अपने गुरु के समक्ष। अगले दिन उसको प्रस्तुत करना है। इसी बीच में सेल्यूकस का एक क्षत्रप फिलिप है। वह फिलिप उससे व्यभिचार करने के लिए, उसके बलात्कार करने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेता है। अचानक हुए उस आक्रमण से वो भयभीत हो जाती है और बचाओ बचाओ शब्द का उच्चारण करती है। अचानक उसी समय आर्यावर्त के भावी सम्राट चंद्रगुप्त का आगमन हो जाता है, जो शिकार करने के लिए घूम रहा था। दोनों के बीच में आक्रमणकारी और आक्रमण से प्रभावित महिला की सुरक्षा करने के वाले के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है, अर्थात फिलिप और चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त उसे परास्त कर देता है और वह कहता है कि इस बार तो नहीं, अगली बार मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। चंद्रगुप्त स्वाभिमान के साथ कहता है, तुम कभी भी हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो, मैं द्वंद्व युद्ध के लिए हर समय प्रस्तुत रहूंगा। फिलिप यह जानता है कि यह कार्नेलिया हमारे सेनापति की बेटी है। यदि इसके साथ हमने जो अमानवीय व्यवहार किया है उसकी सूचना दे देगी हमारे सेनापति को, सेल्यूकस को, तो हमें शारीरिक दंड भोगना पड़ेगा या मेरी हत्या भी हो सकती है। अंत में वह क्षमा याचना करता है और कहता है कि इस घटना को आप भुला दें। उस समय कार्नेलिया तो हाँ कह देती है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी को चंद्रगुप्त उसके शिविर तक पहुंचाता है सुरक्षित, और वह कार्नेलिया यह सोचती है कि फिलिप ने कहा है इस घटना को भुला देने के लिए, लेकिन क्या यह घटना भुलाई जा सकती है? इस घटना को भुला देने का अर्थ है जो भारतीय नवयुवक चंद्रगुप्त है उसको भी भुला देना पड़ेगा। कितना स्नेहिल
आदर्श है उसका, कितना सौम्य चेहरा है उसका, आकर्षक व्यक्तित्व है उसका। अर्थात चंद्रगुप्त के प्रति यह आकर्षित हो जाती है। बहुत दिनों तक इन दोनों का लुक छिप करके प्रेम व्यापार चलता रहता है, इसलिए कि चंद्रगुप्त चाणक्य के यहाँ ही नहीं, दंडयायन के यहाँ भी शिक्षा प्राप्त करते रहता है। और जो भारतीय नौजवानों की, नवयुवतियों की सूची है, उसमें युद्ध करने के लिए तो नहीं, लेकिन अध्ययन करने वाली की सूची में कार्नेलिया का भी नाम है। चंद्रगुप्त कार्नेलिया के साथ प्रथम वार्ता में ही यह बता देता है कि आपके पिताजी ने कभी मेरी रक्षा की थी। मैं जंगल में शिकार करने के बाद सो गया था, अचानक एक हिंसक पशु ने हम पर हमला किया और तुम्हारे पिता ने उस हिंसक पशु की हत्या कर मेरी जान बचाई थी। मैं उनका ऋणी हूँ, यह चाहता हूँ कि उनका ऋण उतार सकूँ। युद्ध में कार्नेलिया के पिता अर्थात सेल्यूकस जब सिकंदर भारत से वापस हो जाता है घायल होकर के अलका के बाण से, तब सेल्यूकस पुनः सैन्य संगठन करके भारत पर आक्रमण करता है। वह परास्त हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, चंद्रगुप्त की उसने जान बचाई थी कभी, इसलिए चंद्रगुप्त उसके हाथ को बांधता नहीं है। आदर के साथ, सम्मान के साथ उसे उनके सैन्य शिविर में ले जाता है। सैन्य शिविर में पिता के सिर को झुकाए हुए देख करके कार्नेलिया भावुक हो जाती है। वह चंद्रगुप्त से प्रश्न करती है कि आपने हमारे पिताजी को प्रताड़ित जरूर किया होगा, इन्हें मारा पीटा होगा। चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, तुम अपने पिता से पूछ सकती हो। बाद में कार्नेलिया प्रश्न करती है अपने पिता से, क्या कैसा इनका व्यवहार रहा, आपके साथ दुर्व्यवहार अवश्य हुआ होगा, आपको मारा पीटा गया होगा। सेल्यूकस कहता है कि नहीं, मेरे साथ कोई ऐसी अमानवीय घटना नहीं हुई है। मैं हार गया था युद्ध क्षेत्र में, लेकिन मुझे हारे हुए राजा के समान प्रताड़ित नहीं किया गया, सम्मान के साथ पहुंचाया गया है। इसी बीच में वहाँ पर उपस्थित होता है चाणक्य। चूँकि यह इस नाटक के अंतिम दृश्य की घटना है और चाणक्य सेल्यूकस के समक्ष एक प्रश्न रखता है कि देखिए, यमन और भारत के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चाहता हूँ कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं हो, और इसके लिए यह आवश्यक है कि दोनों के बीच में एक प्रेम संबंध बना रहे, एक आधार प्रस्तुत किया जाए। दोनों देशों के बीच में प्रेम की नदी बहनी चाहिए,
जिसके चलते यह दृश्य कभी भी युद्ध का वाला उपस्थित नहीं हो। तब शल्युकश प्रश्न करता है कि वह कौन सा आपका उपाय है जिसके चलते हमारे बीच में युद्ध नहीं हो। चाणक्य कहता है कि दोनों के बीच में यदि संबंध हो जाए, मैं ब्राह्मण हूं, आपसे आपकी बेटी कार्नेलिया का हाथ अपने भावी सम्राट चंद्रगुप्त के लिए मांगता हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। कार्नेलिया वहीं बैठी है। शल्युकस भी आकर्षित होता है, लेकिन धीमे स्वर में कहता है इसमें कार्नेलिया की भी सहमति आवश्यक है। कार्नेलिया मुस्कुरा करके सिर झुका लेती है। कार्नेलिया बाद में साम्राज्ञी के रूप में प्रतिष्ठित होती है, चंद्रगुप्त सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होता है। और वही कार्नेलिया के भारत की राजवधु बनने के बाद यवन और आर्यावर्त के युद्ध का पटाक्षेप होता है। यदि देखा जाए तो कार्नेलिया एक विश्व विजयी बनने का स्वप्न देखने वाले महत्वाकांक्षी सिकंदर के सेनापति की बेटी है और वह भारत की राजवधु बनती है। इसमें चाणक्य की भूमिका प्रमुख है। लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि कार्नेलिया भले यमन शल्युकस की बेटी है, लेकिन भारतीयता से वह एकदम पगी हुई है। उसके हृदय में भारत बहुत बसता है। जो गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह राष्ट्रीय गीत जैसा है। यहाँ आर्यावर्त के महात्म्य का चित्रण है और उस गीत को याद करती है। वह चाहती तो यमन प्रेम का भी गीत गा सकती थी। उसने स्वेच्छया भारत के धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता और आदर्श का अध्ययन किया है। वह युवावस्था में भी आर्यावर्त में आने के बाद कुछ सीखना चाहती है। और इतना जरूर है कि जिस समय फिलिप उस पर आक्रमण करता है, उस आक्रमणकारी फिलिप के प्रति उसकी घृणा की भावना हो जाती है। फिलिप ने तो चाहा था, कार्नेलिया चाहती तो उसे आत्मदान कर सकती थी। फिलिप क्षत्रप था सेल्यूकस का, लेकिन उसने आत्मदान किया। वाग्दत्ता भी बनी, मानसिक वाग्दत्ता, तो चंद्रगुप्त के लिए। वो कहती है कि फिलिप ने कहा है इस घटना को भूल जाने के लिए, लेकिन क्या यह संभव है? इस घटना को भूल जाने का अर्थ है चंद्रगुप्त को भी भूल जाना पड़ेगा, जो असंभव है। यानी चंद्रगुप्त ने जो अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, उसने कार्नेलिया पर आक्रमण नहीं किया। कार्नेलिया के सतीत्व के साथ छेड़छाड़ उसने नहीं की। उसने तो एक दुष्ट फिलिप से उसकी सुरक्षा की है
और उस समय वह कार्नेलिया से किसी प्रकार की प्रेमपूर्ण बातों का आदान प्रदान नहीं करता। उसे सुरक्षित उसके सैन्य शिविर तक ले जाता है। कार्नेलिया यह नहीं चाहती कि हमारे पिता के आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए। जहां पर सेल्यूकस को कार्नेलिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है हारे हुए सेनापति के रूप में, उस समय कार्नेलिया द्वंद्व में पड़ी रहती है। उसका प्रेम, पितृ प्रेम सेल्यूकस के प्रति है। वह चाहती है कि हमारे पिताजी के आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचे, और यदि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया होता, मैं समझता हूं कि चंद्रगुप्त से प्रेम करती हुई भी कार्नेलिया भारत की राजवधू नहीं बनती। लेकिन यह जान करके, सेल्यूकस से सुन करके कि चंद्रगुप्त ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, कार्नेलिया पुनः मंत्रमुग्ध हो जाती है। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के मध्य अव्यक्त रूप से पनपने वाले प्रेम की यदि किसी ने पहचान की है, इन दोनों पात्रों के अतिरिक्त, तो आचार्य चाणक्य है। आचार्य चाणक्य तो भिक्षा मांगता है कि मैं ब्राह्मण हूं, हमें भिक्षा चाहिए, और आप हमारे भावी राजवधू के रूप में कार्नेलिया का दान कर दें। सेल्यूकस कार्नेलिया की मौन स्वीकृति के लिए कहता है कि उसकी मौन स्वीकृति भी आवश्यक है। कार्नेलिया भारतीय नारी सुलभ लज्जा का प्रयोग करती है, सिर झुका करके मुस्कुरा देती है। पाश्चात्य सभ्यता को उसने छोड़ दिया है। पाश्चात्य सभ्यता के अनुकूल वह वार्तालाप कर सकती थी, अपनी जिरह कर सकती थी, लेकिन कार्नेलिया यहाँ पर मौन हो जाती है, मुस्कुरा करके मौनम स्वीकार लक्षणम, और तदनुकूल कार्नेलिया भारत की राजवधू बनती है। भारतीय इतिहास में यह एक विशिष्ट उदाहरण है कि जो राजा हार जाता है उसके साथ ससम्मान व्यवहार किया जाता है, और बलात् नहीं, प्रेम के साथ उसकी पुत्री को जीता हुआ राजा या जीता हुआ राष्ट्र एक राजवधू के रूप में स्वीकार करता है। इसके पहले जितने भी युद्ध हुए हैं, यदि हारे हुए राजा की बेटी के साथ संबद्ध होता है तो वह बलात् संबद्ध होता है। उस युवती की कोई इच्छा नहीं रहती है, उसके पिता की हत्या होती है या उसे बंदी बनाया जाता है और तत्पश्चात उसका अपहरण होता है। आंसुओं से भीगे हुए अपने नेत्रों से वह अपने घर से विदा होती है। लेकिन यहाँ पर कार्नेलिया इस परिस्थिति में नहीं है। कार्नेलिया को सम्मान के साथ राजवधू बनाया जाता है, और यह कार्नेलिया
हमारे राष्ट्र की बहू बनती है, यवन सेनापति की बेटी भारत की राजवधू बनती है। इस प्रकार चंद्रगुप्त नाटक की रचना करके जयशंकर प्रसाद ने प्रेम के एक आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत किया है कि यदि दो राष्ट्रों के बीच में भयंकर युद्ध हो और उस युद्ध में यदि दोनों के बीच में आगामी युद्ध नहीं हो, इसके लिए प्रेम संबंध के रूप में वैवाहिक संबंध हो जाए तो उन दोनों राष्ट्रों के लिए उचित होगा। और इस रूप में कार्नेलिया का चरित्र चंद्रगुप्त नाटक में व्यक्त हुआ है। सीमित स्थान में ही उसका चरित्र संकेतित हुआ है, लेकिन भारत के धर्म, दर्शन, इतिहास, संस्कृति और आदर्श का वह जो अध्ययन कर रही है उसने उसे बहुत प्रभावित किया है। उसने भारतीय शिक्षा प्राप्त करके, भारतीय गीतों को कंठस्थ करके यह प्रयास किया है कि मैं भारत की बन जाऊं। जैसे अरुणयः मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात उस अनजान क्षितिज कार्नेलिया को भारत में सहारा मिला है। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समर्थ नीड़ निज प्यारा। खग यानी पक्षिणी के रूप में यमन प्रदेश से उड़ी थी और भारत में अपने घोंसला को प्राप्त करके वह उसमें विश्राम करती है। जो प्रसाद जी ने गीत की रचना की है, यह गीत पूर्णतः कार्नेलिया के चरित्र से, कार्नेलिया के आदर्श से, कार्नेलिया के व्यक्तित्व से भरा हुआ है। इस प्रकार कार्नेलिया एक सुदर्शना स्त्री है, भारतीयता से आपूरित है, भारतीय धर्म, दर्शन और आदर्श के प्रति संकल्पित है, लेकिन अपने पितृ प्रेम से भी वह जुड़ी हुई है। अंततः पिता को यह देख करके कि हमारे भावी पति ने उसे प्रताड़ित नहीं किया है, बल्कि हमारे पिता और हमारे भावी पति के बीच में पहले भी वार्तालाप हो चुका है, हमारे पिता ने उन्हें हिंसक पशु से बचाया है और ये उसका प्रतिदान कर रहे हैं, कार्नेलिया को प्रभावित करने का विशेष आधार प्रदान करता है। हमारे विद्यार्थी यह ध्यान रखें कि अभी लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑफलाइन अध्यापन करना असंभव है, इसलिए आप ऑनलाइन जो अध्यापन कराया जा रहा है उससे लाभ उठाएं। पहली बात कि जो भी हमारे बीच में आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, उस आदर्श की स्थापना एक आप्त व्यक्ति के द्वारा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और वह आप्त व्यक्ति कौन है? तो चाणक्य है। चाणक्य की प्रस्तुति कर जयशंकर प्रसाद ने यह प्रयास किया है कि इन दोनों के जो प्रेम को एक आधार प्रस्तुत किया जाए कि दोनों ने कोई स्वतंत्रता या स्वच्छंदता नहीं अपनाई है, भारतीयता का इसमें लेपन करने के लिए
उन्होंने चाणक्य को प्रस्तुत किया कि वह भिक्षा मांगता है कार्नेलिया के पिता से कि आप अपनी सुपुत्री का दान हमारे भावी सम्राट की धर्मपत्नी के रूप में करें। मैं ब्राह्मण होकर के आपसे यह भीख मांगता हूँ।